जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, आपको पता है कि सुबह 7 बजे वाली जीके जीएस वाली क्लास आपकी शुरू हो चुकी है, जिसमें मैं बात करूंगा आपके जीके और जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही ज़्यादा आज के लेवल थोड़ा हाई है, क्योंकि आज का जो मैंने प्रैक्टिस सेट लिया है थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चंस का लिया है, जिससे आपका लो लेवल का यानी अभी तक का आपका 10 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, आज आपका 11वां है। तो अब ये जो 10 प्रैक्टिस होंगे टोटल 20 होने हैं। तो इन 20 प्रैक्टिस सेट में 10 मैंने एवरेज रखा था, लेकिन अब थोड़ा मॉडरेट टू टफ रखूँगा। इससे ये होगा कि आपका जो इजी तो था वो तो आपने कर लिया, लेकिन अब थोड़ा टफ लेवल इसलिए लेके चल रहा हूँ ताकि जो ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको आप बिल्कुल ही नहीं करना चाहते, या फिर आपको नहीं आते, या फिर आप याद नहीं कर पाते, ऐसे प्रश्नों को लेकर आ जाऊँ मैं आया हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेली सुबह 7 बजे क्लास होती है। अगर चैनल से जुड़े नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और ज़रूर से ज़रूर सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है जी के जी एस के नाम से, एसएससी जी के जी एस, वो सारी जाके आप देख सकते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वन के अंतर्गत क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? देखिए दोस्तों, जब पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए इसके लिए एक अधिनियम पारित किया गया था, एक नीति पारित की गई थी, राष्ट्रीय वन नीति के नाम से जिसे जाना जाता है, के अनुसार पर्यावरण का जो संतुलन बनाए रखे जाने के लिए किसी भी देश के जितना भी क्षेत्रफल होगा उसके कम से कम 33% भाग, जो 33% भाग है, इस पर वन होना आवश्यक है। 33% भूभाग पर वन होने से ही पर्यावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है। लेकिन अब क्या हुआ कि वनों की कटाई देख रहे हैं आप किस हिसाब से हो रही है, तो इस कारण से ये संतुलन जो है अब बिगड़ गया है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों, आपको पता है कि सारे प्रश्नों की आपको व्याख्या पूरी मिलेगी, और उससे आपका जो पूरा कन्फ्यूज़न है वो भी दूर हो जाएगा। तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और डेली ये क्लासेस देखा करें, जिससे कि आपकी बेहतर तैयारी हो सके। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। इसमें कह रहा वायुदाब सबसे कम कहाँ होता है, कब होता है? शीत ऋतु में, बसंत ऋतु में, शरद ऋतु में, या फिर ग्रीष्म ऋतु में? तो दूसरे का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा दोस्तों आपका, जो वायुदाब होता है सबसे कम किस में होता है? ग्रीष्म ऋतु में। तो देखिए, गर्मियों में तापमान अधिक होने के कारण वायुदाब सबसे कम होता है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में अधिक तापमान होने के कारण पृथ्वी की सतह अधिक गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से पृथ्वी की सतह के पास की वायु गर्म होकर हल्की हो जाती है और ऊपर उड़ जाती है, जिसकी वजह से वायुदाब कम हो जाता है। धरातल पर वायुमंडलीय दाब, वायुदाब और तापमान के बीच परस्पर संबंध होता है। ठीक है, तो गर्मियों के समय में क्या होता है? वायुदाब सबसे कम हो जाता है। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? अब ये सिर्फ खासकर उत्तर प्रदेश के लिए एक प्रश्न आ गया। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 5 होगा कि 7 होगा कि 9 होगा कि 11 होगा? देखिए, आइए देखेंगे क्या है इसका। देखिए, एक कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र जलवायु मुख्यतः मिट्टी के प्रकार, फसल की उपज, वर्षा, तापमान और पानी की उपलब्धता, वनस्पति के प्रकार को प्रभावित करने वाले कारकों के संदर्भ में समझा जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य को 9 कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश को जो है 9 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ठीक है, कृषि जलवायु क्षेत्र, सस्य जलवायु का मतलब कृषि जलवायु क्षेत्र। ठीक है, टोटल 9। उसके बाद आगे देखेंगे विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व ओजोन दिवस मनाए जाने की बहुत ही प्रचलित तारीख है। ऑप्शन तो इसका हो जाएगा 16 सितंबर, लेकिन 16 सितंबर 1987 को संयुक्त राष्ट्र यानी यूनियन नेशन और 45 अन्य देशों ने ओजोन परत को ख़त्म करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे। और ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो क्या उद्देश्य था, तो इसका उद्देश्य ये था कि ओजोन परत की कमी के लिए जिम्मेदार पदार्थों के उत्पादन को कम करके ओजोन परत की रक्षा करनी है। तो ओजोन परत को काफ़ी गैस प्रभावित करती है, जिसमें से प्रमुख है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाम आपने सुना होगा। तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन थी ये प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। तो ये गैस मुख्य रूप से रेफ्रिजरेटर यानी जो फ्रिज के द्वारा उत्पन्न होती है। पहली बार विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर 1995 को मनाया गया था, तभी से 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन था वो हो जाएगा आपका ओजोन दिवस वाला 16 सितंबर को। ग्रीन मफलर संबंधित है, जो ग्रीन मफलर के नाम से क्या संबंधित है? तो पांचवें का जो सही ऑप्शन होगा, देखिए, मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, या फिर जल प्रदूषण से।
तो जो पाँचवें का सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका ग्रीन मफलर जो है वो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। तो विशालकाय हरे पौधे अधिक ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्रों में रोपित किए जाते हैं क्योंकि इनमें ध्वनि तरंगों को अवशोषित करने की क्षमता अत्यधिक होती है। अतः इन ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले हरे पौधों को ग्रीन मफलर कहते हैं। ठीक है, ग्रीन मफलर किसे कहते हैं? ये जो होते हैं ये ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले हरे पौधे हैं। ठीक है, जिन्हें ग्रीन मफलर के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आज का छठा क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन वो हैं जो कि आपके सीजीएल में, यूपीपीसीएस में और ही बड़े लेवल के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज मैंने एक ऐसा ही प्रैक्टिस सेट उठा लिया है जो कि आपके बेहद ज़्यादा टिपिकल टाइप के सवाल माने जाते हैं ऐसे प्रश्नों को। निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बताना है। तो छठे का पहला है ए समुद्र, दूसरा है घास का मैदान, तीसरा है वन और चौथा है पर्वत। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए समुद्र। समुद्र विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है और पृथ्वी पर लगभग 70% जो है वो जल विद्यमान है। ठीक है, जिसमें से 97% जल का हिस्सा समुद्री क्षेत्र का है। ठीक, मतलब अगर इस 70 को हम 100 मान लें तो 3% ही पानी ऐसा है जो कि इधर उधर है, बाकी सारा का सारा कहाँ है? 97% समुद्र में है। ठीक है, अब उसके बाद ये देखते हैं कि इसलिए समुद्र जो है वो विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के जीव एवं वनस्पति पाई जाती हैं। तो पारिस्थितिकी का मतलब ये होता है कि जहाँ पर अनेक प्रकार के ही जीव और वनस्पति पाए जाते हैं उसे ही पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ठीक है, इकोसिस्टम। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है, मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा मीथेन गैस का उत्पादन होता है, वो कौन सा क्षेत्र है? तो पहला है गेहूं का खेत, दूसरा है धान का खेत, तीसरा है कपास का खेत या फिर मूंगफली का खेत। दोस्तों आपको बता दें कि जो मीथेन गैस है यानी CH4 ये धान के खेत में सबसे अधिक उत्पादित होती है या उत्सर्जित होती है। तो इसके साथ साथ आपको बता दें कोयले की खान एवं घरेलू पशु वातावरण में जो मीथेन है वो उत्सर्जित होती है और ये सब मीथेन गैस के उत्सर्जन के मानवीय स्रोत हैं, जबकि आर्द्र भूमि एवं समुद्र मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत हैं। ठीक है, जो आर्द्र भूमि होती है वो और समुद्र जो है ये क्या है? ये आपका प्राकृतिक उत्सर्जित स्रोत है और जो मानवीय है वो धान का खेत हो गया और आपका जो है कोयले की खदान हो गई। यहाँ से जो मीथेन गैस का उत्पादन होता है, उत्सर्जन होता है, ये मानवीय स्रोत है। ठीक है, नीरी स्थित है, नीरी एक जगह का नाम है। तो जो नीरी है ये कहाँ स्थित है? नीरी जो है एक संस्थान है। ये अगर हम इसके फुल फॉर्म की बात करें जो NEERI है तो इसका फुल फॉर्म ये हो जाएगा राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, जिसकी स्थापना की गई थी 1958 में। तो 1958 में इसकी स्थापना की गई थी और कहाँ की गई थी? नागपुर में। जो नीरी है ये नागपुर में विद्यमान है। ठीक है, मतलब स्थित है। तो ये जो है ये पर्यावरण विज्ञान एवं इंजीनियरिंग से संबंधित अनुसंधान एवं व्यावहारिक सुझाव देता है। ठीक है, नीरी बायोटेक्नोलॉजी पार्क अवस्थित है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क अगर आप कभी लखनऊ आए होंगे तो आप बायोटेक्नोलॉजी पार्क ज़रूर गए होंगे। तो यहाँ पे लखनऊ में ही ये अवस्थित है और बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है उत्तर प्रदेश राज्य के, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। ठीक है, राजधानी में बने बायोटेक्नोलॉजी पार्क को और विस्तार देने की मंशा है। इसके तहत उत्तर प्रदेश के किसानों के बीच एग्री बायोटेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के मकसद से बायोटेक पार्क के 5 क्षेत्रीय केंद्र खोलने की योजना है। ठीक है, तो ये इसके बारे में सामान्य जानकारी थी। निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के बारे में बताना है
कि ये कब पारित किया गया था। तो 10 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये 4 ऑप्शन है, 82, 86, 90 और 94। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। देखिए, भोपाल गैस त्रासदी जब हुई थी या फिर भोपाल आपदा के मद्देनज़र भारत सरकार ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 253 में क्या है कि इसके तहत 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया और ये मार्च 1986 में पारित हो गया। ठीक है, कब पारित हो गया था? मार्च 1986 में इसे पारित भी कर दिया। पारित का मतलब कि इसको मंजूरी मिल गई। जब ये पारित हो गया तो नवंबर 1986 में संपूर्ण भारत पर इसे लागू कर दिया गया। कब? नवंबर 1986 में। संपूर्ण भारत का मतलब कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ पे इसे लागू ना किया गया हो। अच्छा, ये एक प्रश्न बन गया था कि जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है ये कहाँ पर लागू है, मतलब किस क्षेत्र में। तो कुछ स्टेट्स के नाम दे दिए थे और कुछ और वैसे समूह टाइप से नाम दिया था, और एक ऑप्शन था संपूर्ण भारत में। तो संपूर्ण भारत में, और एक ऑप्शन था जम्मू और एक ऑप्शन था कि जम्मू कश्मीर के अलावा। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों ने क्या किया कि जिसमें जम्मू कश्मीर को हटाया गया था उस पर सबने क्लिक कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हर जगह लागू किया गया था। नवंबर 1986 में इसे पूरे देश में इसे लागू कर दिया गया। ठीक है, अब उसके बाद इस अधिनियम में जो है टोटल अगर बात करें तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में टोटल 26 धाराएं हैं, जिसमें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ इसमें दंडित वो भी हैं, मतलब कि धाराएं भी हैं। और इसमें टोटल अगर बात करें तो 4 अध्याय के साथ 26 धाराओं का प्रावधान है। अब उसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है 1986 भारत की संसद का अधिनियम है, और भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को छाता विधान के नाम से भी जाना जाता है। ये संपूर्ण भारत में लागू है। छाता विधान के नाम से भी इसे जाना जाता है। किसे? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को लिख सकते हो छाता विधान। ठीक, ये चलिए, तो आज ये वाला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। 11वीं को देखते हैं। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है। भारत में जैव विविधता का मतलब होता है बायोम। ठीक, जो विविधता की दृष्टि से धनी स्थान कौन सा है सबसे ज़्यादा जहाँ पे जैव विविधता पाई जाती हो? तो 11वें का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट। अच्छा, जो ऑप्शन में दिया है उसके अनुसार अगर हम बता रहे हैं तो ये है, लेकिन वैसे अगर बात करें वन की सबसे ज़्यादा वन बायोम वन जहाँ पर जैव विविधता की दृष्टि सबसे अधिक है तो वो है आपका उष्ण कटिबंधीय वन। ठीक, उष्ण कटिबंधीय वन। ठीक है, चलिए, तो इसका पहला का तो हो जाएगा पश्चिमी घाट। तो देखिए, जैव विविधता की दृष्टि से अगर बात करें तो भारत में पश्चिमी घाट, म्यांमार, भारत सीमा और पूर्वी हिमालय श्रृंखला को हॉटस्पॉट माना जाता है। यहाँ पर सर्वाधिक वनस्पतियों एवं जीव जंतु पाए जाते हैं। अतः पश्चिमी घाट जो है वो जैव विविधता की दृष्टि से सर्वाधिक समृद्ध स्थान है। और भारत के दक्षिण में पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट यानी सह्याद्री कहते हैं। जो पश्चिमी घाट है उसको सह्याद्री भी कहते हैं। और ये पर्वतीय श्रृंखला उत्तर से दक्षिण की तरफ 1600 किलोमीटर लंबी है, यानी कि लंबे में फैला हुआ है, जिसकी ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ने के साथ बढ़ती है। पश्चिमी घाट का विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल से होते हुए कन्याकुमारी तक है दोस्तों। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि यह भारत का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र है। कौन? पश्चिमी घाट। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? द्वितीयक प्रदूषक और प्राथमिक प्रदूषक अगर आपने पढ़ा है तो आप तुरंत समझ जाएंगे। 12 का जो सही ऑप्शन होगा, देखिए 2 प्रकार के तो होते हैं प्रदूषक जो होते हैं, एक होता है प्राथमिक और एक होता है द्वितीयक। ठीक है, तो जो प्रदूषक प्राथमिक वायु प्रदूषण तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं द्वितीयक प्रदूषण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे ओजोन, PAN, स्मॉग, ये सब। ठीक है, तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये सही हो जाएगा। और स्मॉग
देखिए अच्छा, एक मिनट, इसमें ये ध्यान दीजिएगा, ये प्राथमिक प्रदूषक है, ये आपका द्वितीयक प्रदूषक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अब ये देखिए आप लोग कि जो 13 का जो सही ऑप्शन होगा, इसमें आप देख पाएँ, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान का संबंध क्या हाथी से है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान क्या हंगुल से है, मानस राष्ट्रीय उद्यान क्या हाथी से है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान क्या टाइगर से है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, देखिए इसमें जो बी में दे रहा है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान आखिर है क्या, इसके बारे में आइए पढ़ते हैं। तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में मुख्यतः संरक्षित वन्य पशु हाथी एवं बाघ हैं। ठीक है, इसमें जो हंगुल लिखा हुआ है, इसमें जो संरक्षित जो जीव हैं वो कौन से हैं, वन्य पशु हाथी और बाघ। ठीक है, और ये राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी घाट स्थित केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, पेरियार पेरियार राष्ट्रीय उद्यान इलायची हिल्स के एक पहाड़ी क्षेत्र के बीच में स्थित है। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड में है। ठीक है, ये आपका राजा जी वाला जो है यूके का है, उत्तराखंड। और वहीं बात कर लें तो एवं मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। ठीक है, ये जो आपका मानस वाला है ये आपका असम का है। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान तो आपको पता ही है कि ये यूपी का है। ठीक है, अब उसके बाद 14वें को देखेंगे। 14 में क्या कह रहा है, सूर्य से आने वाला हानिकारक पराबैंगनी विकिरण कारण हो सकता है। सूर्य से आने वाला हानिकारक पराबैंगनी विकिरण का कारण क्या हो सकता है, या फिर इससे क्या नुकसान हो सकता है। 14 का जो डी ऑप्शन है त्वचा कैंसर का। ठीक है, जो सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी विकिरण आती है, इसके कारण से जो है वो त्वचा कैंसर होने की संभावनाएं होती हैं। जो देखिए इसमें, क्योंकि इन विकिरणों या फिर इन विकिरण के शरीर पर पहुंचने से डीएनए में आनुवांशिक परिवर्तन हो सकते हैं, जो त्वचा कैंसर के लिए मुख्य कारक हैं। सूर्य से आने वाली इन हानिकारक किरणों से बचाव ओजोन परत करती है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि ओजोन परत जो है वो कितनी लाभदायक होती है, जिसकी वजह से कि हमारे शरीर को देख सकते हैं कितना बड़ा फ़ायदा या फिर कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। ठीक, स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें लोग, स्लीप एपनिया, इसको आप जानते हैं कि एक दूसरे नाम से भी मैंने आपको पिछले क्लासेस में ये क्वेश्चंस बता दिया है। देखिए ये जो है स्लीप एपनिया एक निद्रा संबंधी रोग है। ठीक है, इसमें होता ये है कि जिसकी वजह से श्वसन प्रवाह बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए बाधित होता रहता है। रात को सोते वक्त बार बार नींद खुलती है तथा स्लीप एपनिया के कारण हृदय संबंधी विकार भी हो सकता है। तो 15वें का जो सही है, देखिए थोड़ी थोड़ी और श्वास बाधित होता रहता है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है क्या, इंफ्रारेड किरणों से। जो ओजोन बायोस्फीयर है वो किससे बचाती है, अभी अभी जस्ट हमने पढ़ा है। तो 16 का जो सही ऑप्शन होगा अल्ट्रा वायलेट किरणों से। ठीक है, पराबैंगनी विकिरणों से। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट किरणों से। तो 16वें का बी में, तो आपको मैं बता दें कि देखिए ओजोन पृथ्वी के समताप मंडल के निचले भाग में पृथ्वी को सतह के ऊपर लगभग 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की दूरी तक पाई जाती है। क्या, ओजोन। ये सूर्य को अल्ट्रा वायलेट किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकती है। और वही बात कर लें, अल्ट्रा वायलेट किरणें त्वचा के लिए काफ़ी खतरनाक होती हैं। वही अभी जो यहाँ हमने पढ़ा है, ये पराबैंगनी विकिरण जो त्वचा के कैंसर के लिए कारण होती हैं। अब यहाँ देखेंगे कि जैव विघटित प्रदूषक है। जैव विघटित प्रदूषक कौन सा है, पारा है, वाहित मल है, प्लास्टिक है या फिर एस्बेस्टस है। तो 17 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका वाहित मल, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे प्रदूषण जो सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु आदि के द्वारा समय के साथ साथ प्रकृति में सरल तत्वों में विभक्त कर दिए जाते हैं, जैव विघटित प्रदूषण कहलाते हैं। वाहित मल इसका मुख्य कारक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 18 देखेंगे। 18 में कह रहा भारत में विस्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान है। पहला राष्ट्रीय उद्यान भारत में कौन सा स्थापित किया गया था। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ये होगा कारपेट राष्ट्रीय उद्यान।
भारत में स्थापित होने वाला सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना 1936 में ही कर दी गई थी। ठीक है। और ये बता दें कि उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है, और यहाँ पर जो है शेर, हाथी, भालू, बाघ, सुअर, हिरन, चीतल, सांबर, पांडा, कांकड़, नीलगाय, घुरल और चीता आदि वन्य प्राणी अधिक संख्या में मिलते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है किसमें? 19वां का जो सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा छोटे बच्चों में। देखिए, सेरेब्रल पाल्सी विकसित होते मस्तिष्क के संचलन नियंत्रण केंद्र में हुई क्षति के कारण होता है, और ये बीमारी मुख्यतः गर्भधारण, बच्चे के जन्म के समय और 3 वर्ष तक की आयु के बच्चों को हो सकती है। इसकी वजह से बच्चों का मानसिक विकास नहीं हो पाता। गतिविधि को नियंत्रित करने वाले मस्तिष्क के एक या अधिक हिस्से को नुकसान पहुंचने के कारण प्रभावित व्यक्ति अपनी मांसपेशियों को सामान्य ढंग से नहीं हिला सकता है। इसके लक्षणों का दायरा जो होता है पक्षाघात के रूपों समेत हल्के से लेकर गंभीर तक हो सकता है। ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है ये क्या, सेरेब्रल पाल्सी। ठीक है। कुछ समुद्री जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो कुछ समुद्री जीव ऐसे हैं जो कि अंधेरे में प्रकाश ही, जैसे कि जुगनू आप देख सकते हैं अंधेरे में क्या करता है, वो लाइटें जो होती हैं वो लाइट जलाता है, ऐसा लगता है जैसे कोई टॉर्च मार रहा है। 20वें का क्या ऑप्शन हो जाएगा? 20वें का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 20 का ऑप्शन नंबर, बायोल्यूमिनेंस कहा जाता है उनको। ठीक है। देखिए, समुद्री वातावरण में बहुत से जीव एवं कीट स्वयं को प्रकाश उत्पन्न करते रहते हैं। इन जीवों के शरीर में फोटोफोर नामक अंग में एंजाइम एवं एक प्रकाश उत्पादक तत्व के मध्य जैव रासायनिक क्रिया द्वारा यह प्रकाश उत्पन्न होता है। ठीक है। 21वां देखेंगे। 21वां कह रहा है स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात, अब देखेंगे इसका पूरा क्या है कि देखिए, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स महिलाओं के मानसिक चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जब अंडाशय द्वारा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का उत्पादन बंद कर दिया जाता है तो मानसिक चक्र समाप्त हो जाता है, और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन गर्भाशय को प्रेगनेंसी या गर्भावस्था के लिए तैयार करता है। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है हार्मोन प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़रूरी हार्मोन होता है। महिलाओं के शरीर में इस हार्मोन के कम होने या बढ़ने से प्रेगनेंसी में रुकावट भी पैदा हो सकती है। तो वो क्या है? 21 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है। 22 देखेंगे। 22 में क्या कह रहा है? 22 में कह रहा है जैव विविधता का क्या अर्थ है? अभी अभी जैव विविधता के बारे में हमने बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। विभिन्न प्रकार के पादप एवं वनस्पति, विभिन्न प्रकार के जंतु, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु, विभिन्न प्रकार के विदेशगत पादप एवं जंतु। दोस्तों, जो 22 का सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा, देखिए, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु या फिर वनस्पति एवं जंतु, इसी को क्या कहते हैं? जैव विविधता का यही अर्थ है। ठीक है। अब अगर इसमें हम देखें तो जैव विविधता किसी जैविक तंत्र के स्वास्थ्य का द्योतक है। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित पौधे एवं जंतुओं की विविधता को ही जैविक विविधता में के रूप में परिभाषित किया जाता है। सर्वाधिक जैव विविधता समुद्री क्षेत्र में पाई जाती है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार जैव विविधता विशिष्टतया आनुवंशिक, प्रजाति तथा पारिस्थितिकी तंत्र के विविधता का स्तर मापता है। ठीक है। 23वां क्वेश्चन देखेंगे। 23वें में क्या कह रहा है? तो 23वें में ये कह रहा है कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्त वाहिका ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है वह क्या होती है? ग्राफ्ट के द्वारा जो कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी, कोरोनरी धमनी और बाईपास सर्जरी में जो रक्त वाहिका ग्राफ्ट के हेतु प्रयोग में लाई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो जो 23 का सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा पाँव से ली गई शीरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। बाईपास सर्जरी में छाती के अंदर से मम्मारी आर्टरी या फिर हाथ से रेडियल धमनी या पैर से सेफनॉस वेन निकालकर हृदय की धमनी से जोड़ा जाता है। ठीक, कौन कौन से बाईपास सर्जरी में? देखिए, छाती के अंदर से और या तो हाथ से रेडियल धमनी या फिर पैर से सफेनॉस वेन निकालकर हृदय की धमनी से जोड़ी जाती है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पाँव से ली गई शीरा। बायोलॉजिकल
रेस फेसिंग एक आधुनिक शल्य तकनीक है जिसके द्वारा उपचार करते हैं। 24 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा घुटने के जोड़ों का। ठीक है। बायोलॉजिकल रेस फेसिंग एक आधुनिक शल्य तकनीक है जिसमें आजकल संपूर्ण जोड़ प्रतिस्थापन के विकल्प के तौर पर केवल जोड़ों की गठिया वाली सतह को बदलने की सुविधा चिकित्सा विज्ञान में उपलब्ध है। दोस्तों आपको बता दें डेली सुबह 7 बजे ये क्लास होती है। आज मैंने जो टॉपिक लिया था ये थोड़ा बहुत ही हाई लेवल का लिया था जिसमें 100 क्वेश्चन थे। 100 क्वेश्चन में से जिसमें से मैंने 25 आज करा दिया है। अब ये 25 के बाद जो और बाकी बचे होंगे ये भी मैं आगे कराऊंगा जिसमें आपकी अब पॉलिटी आ जाएगी, हिस्ट्री आ जाएगी। आज तो ये पूरी तरह से ये एनवायरनमेंट पे संबंधित था और आपका विविध से यानी मिसलेनियस। तो एनवायरनमेंट और मिसलेनियस का ये टॉपिक जो कि 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उनको मैंने लिया था और आगे जो लाऊंगा वो पॉलिटी पे होगा और आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी पे होगा। ये 3 टॉपिक कवर होंगे 25 क्वेश्चन में। तो ऐसे ऐसे मैं डेली लेके आ रहा हूँ, लगभग 20 तो आपके प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा जो कि आज आपका 11वां है। इसके बाद जो आएंगे वो टॉपिक वाइज ही आएंगे क्वेश्चंस। ठीक है। हर टॉपिक पे आपके लगभग 25 क्वेश्चन होंगे तो हर टॉपिक आपका क्लियर होता चला जाएगा। अस्पताल के निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होगी? तो अस्पताल के निम्नलिखित में किस विभाग में कैथ लैब होगी? पैथोलॉजी विभाग में, शल्य चिकित्सा विभाग में, कार्डियोलॉजी विभाग में या फिर न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग में? 25 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका कार्डियोलॉजी विभाग में। अस्पताल के हृदय रोग विभाग में कैथ लैब की सुविधा होती है। ठीक, हृदय रोग विभाग में। ठीक है। अब उसके बाद जिसमें कार्डियोलॉजी विभाग भी कहा जाता है जिसको यहाँ हृदय रोग संबंधी बीमारी का इलाज होता है जिसमें कैथ लैब की आवश्यकता पड़ती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई हो। वीडियो लाइक और शेयर कर देना सभी मित्रों के साथ। चैनल से जुड़े नहीं है चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो में इतना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।